हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया होगा। दूसरी की स्लाइड्स आपको मैंने अपलोड कर दी थी पोर्टल पे, एलएमएस पे। आई होप सो आप लोगों ने वो भी पढ़ने की कोशिश ज़रूर की होगी। सो अब हम इसको वीडियो लेक्चर में कन्वर्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं चीज़ें, ताकि आपकी जो भी क्यूरीज हैं उनको भी बाद में आंसर किया जा सके। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स, द ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस की हम बात करेंगे। ये कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे जो हमने इसे पढ़ने हैं और उनके एट द एंड हमें ये फ़ायदे होंगे। बेसिकली दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द टीएनसीज, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस हैं जिनको आप मल्टीनेशनल भी कहते हो। तो लेट्स सी द ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन होती क्या है। Let's start with it. कहता है जी, an organization that has a business operations or investment in two or more countries. It is the face of international business and is variously named as an MNC, MNE or TNC. तो बेसिकली क्या है जी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट हैज बिजनेस ऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट इन टू और मोर कंट्रीज। इट इज़ द फेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड वेरियस नेम्ड एज एन एमएमसी, एमएनई और टीएनसी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके बिजनेस ऑपरेशन एक या दो ज़्यादा कंट्रीज में होते हैं उन्हें हम टीएनसीज कहते हैं। एमएनसीज भी कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस और ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन भी कहा जाता है। इनके फीचर्स क्या हैं? द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल वेरियस स्टेजेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्शन चेंज विद इन एंड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। बेसिकली दिस इज द एबिलिटी, तो ये कोऑर्डिनेट करती हैं, कंट्रोल करती हैं किसी इनको डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्शन चेंज को एक कंट्री या दूसरी एक कंट्री में या दो तीन कंट्रीज के बीच में। तो फिर कहता है जी, द पोटेंशियल विल टू टेक एन एडवांटेज of geographical differences in distribution of factors of production and state of policies। और इसमें क्या आता है, एडवांटेज मिलता है हमें जी, जो एक पोटेंशियल एबिलिटी है आपको जियोग्राफिकल एडवांटेजेस लेने के लिए, जैसे कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं उनके डिफरेंट कंट्रीज की स्टेट पॉलिसीज को फ़ायदा लेने के लिए आप करते हो। फिर कहता है द जियोग्राफिकल फ्लेक्सिबिलिटी टू बी एबल टू स्विच एंड री स्विच द रिसोर्सेज एंड ऑपरेशन बिटवीन लोकेशंस एट एन इंटरनेशनल लेवल। जियोग्राफिकल फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको अपने रिसोर्सेज को स्विच करने में, एलोकेट करने में, जहाँ जिस रिसोर्स की जरूरत है वहाँ वहाँ उसको री एलोकेट करने में। फिर कहता है, may operate for profit or not for profit and may not use a formal corporate structure। तो दिस कुड बी, आपकी जो ट्रांजैक्शन टीएनसी है वो प्रॉफिट के लिए भी काम कर सकती है, नॉन प्रॉफिट के लिए भी हो सकती है, मींस इट इज ट्रस्ट भी हो सकता है, और ये एक बिजनेस ओरिएंटेड कंपनी भी। फिर टीएनसी ग्रोथ की बात करता है जी कि इन 2010 देयर वर अराउंड 82,000 टीएनसीज वर्ल्डवाइड विद 810,000 फॉरेन एफिलिएट्स एज कंपेयर टू 7,000 कॉर्पोरेशन विद इन 2004। आप इनकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं 2004 से ऑन ग्रोथ हुई है। फिर कहता है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2010 द फॉरेन एफिलिएट विद ऑफ द टीएनसीज अकाउंट फॉर, वो हमें बता रहा है जी टोटल जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूट करती हैं दुनिया में, और सेल्स परचेज में इतना करती हैं, एम्प्लॉयमेंट में इतना परसेंट कंट्रीब्यूट। फिर वर्ल्ड लार्जेस्ट टीएनसीज की बात कर रहे हैं, द मेजॉरिटी ऑफ द टॉप 100 टीएनसीज रैंक अकॉर्डिंग टू द एसेट इन द इट बिलोंग टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दैट्स ट्रू। आपकी जितनी भी बता रहा है कि जो टॉप 100 रैंक टीएनसीज हैं वो 2008 के अकॉर्डिंगली दे बिलोंग फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिनके पास एसेट होल्डिंग सबसे ज़्यादा रही है। ये उन कंपनीज के नाम है, और लकीली टोयोटा इज वन ऑफ द फिफ्थ नंबर पर फॉल करती है, लेकिन इस लिस्ट में आती है। लीडिंग डेवलपिंग कंट्रीज टीएनसीज की बात कर रहे हैं, इन 2010 टीएनसीज फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड वर लेड बाय हांगकांग की है हॉटचिन, और फिर चाइना की है सिटेक ग्रुप, मेक्सिको की है सेमेक्स, और कोरिया की सैमसंग, और मलेशिया की है। अब हम बात करते हैं ट्रांसनेशनैलिटी इंडेक्स की। टीएनआई इसको बोला जाता है, द ट्रांसनेशनैलिटी इंडेक्स मेजर्स द डिग्री ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन फॉर बिजनेस एंटरप्राइज। इट इज कंपोज ऑफ थ्री रेशियोज। अब ये तीन रेशियोज कैलकुलेट की जाती हैं, इसमें कौन सी हैं? एसेट, फॉरेन एसेट्स और टोटल एसेट, फॉरेन सेल्स और टोटल सेल्स, और फॉरेन एम्प्लॉयमेंट और टोटल एम्प्लॉयमेंट से आप ये रेशियो। टीएनसी वैल्यूएशन फैसिलिटेटेड बाय बता रहा है जी हमें ट्रेड
industrialization, transportation, technological advancement, steam engine, microchips, rise of Japan and East Asia, disintegration of the erstwhile Soviet Union, liberalization of the developing world. अब ये बता रहा है कि हम एक ये जो टीएनसी एवॉल्व हुई हैं ज़्यादा कब कब हुई हैं, किस वजह से हुई हैं, इनमें क्या इनको फैसिलिटीज मिलती हैं। पहली चीज़ तो ट्रेड है। ट्रेड बड़ा बेनिफिशियल है कि हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं और अपनी प्रोडक्ट उनको बेचते हैं, उनकी प्रोडक्ट हम लेके आते हैं। सम टाइम इसमें हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, सम टाइम हम इसमें कुछ इंपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का बड़ा बेनिफिट मिलता है इससे। जिस कंट्री में अगर आपको इंडस्ट्री लगाने जा रहे हो, कोई आपको पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री मूव करने से आपको प्रॉफिट मार्जिन आपके बढ़ जाते हैं और आपको बेनिफिट्स मिलते हैं बड़े, जिनको आप मल्टीपल जगहों से इनकैश कर लेते हो। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं। अब देखा जाए तो अगर हम कहीं पे टीएनसी मूव करते हैं तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात की जाए तो दुनिया में टेक्नोलॉजी जितनी जल्दी रिवॉल्व करती है, अगर हम उसी कंट्री में हैं तो ऑब्वियसली विल बी द फर्स्ट वन जिनके पास वो टेक्नोलॉजी आएगी। फिर राइज ऑफ जापान एंड ईस्ट एशिया, ये भी एक टीएनसी के बाद इवॉल्व होने के बाद चीज़ें आई कि आपका जापान बहुत राइज कर गया, एशिया भी राइज किया। डिसइंटीग्रेशन ऑफ erstwhile सोवियत यूनियन, जो यूरोपियन ने सोवियत यूनियन बनाई भी थी, वो डिसइंटीग्रेट हो गई और आपकी डेवलपिंग वर्ल्ड को लिबरलाइजेशन का मौका मिल गया, जिससे वो काफ़ी बेनिफिट्स उठाते हैं बिजनेस पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल टीएनसीज क्या होती थी और आजकल मॉडर्न टीएनसीज कैसी होती हैं। हम पहले बात करेंगे ट्रेडिशनल टीएनसीज की। कहता है एग्जिस्ट इन रिलेटिवली क्लोज एंड डोमेस्टिक ओरिएंटेड वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। क्योंकि पहले क्या होता था, आपके पास एक क्लोज और डोमेस्टिक ओरिएंटेड वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता था जिसमें टीएनसी ऑपरेट करती थी। फॉरेन एक्सपेंशन थ्रू मेनी वर्जन्स ऑफ देमसेल्फ एज मोर और लेस सेल्फ कंटेन्ड नेशनल सब्सिडरीज होती थी। उनको जो सब्सिडीज बनानी पड़ती थी या अपनी एक्सपेंशन करनी पड़ती थी, वो भी उनके अपने ही ऑन करते हुए बिजनेस में होती थी। ऐसा नहीं होता था कि अलाइंस कर लें या किसी के साथ मर्ज कर लें, इस तरह की ऑप्शंस नहीं मिलती थी। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कम थी तो लोग इजीली इसमें इंटरफेयर नहीं करते थे। बेसिक फंक्शन वाज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेड ऑफिस थिंकिंग एंड डिसीजन इन द होस्ट कंट्री। तो बेसिक फंक्शन क्या था उसका जी, जो आपकी हेड ऑफिस की थिंकिंग होती थी, तो आपके जो होस्ट कंट्री में डिसीजंस होते थे वो हेड ऑफिस से आ रहे होते थे। उनका काम होता था वो जो हेड ऑफिस ने डिसीजंस किए हैं वही इंप्लीमेंट करने हैं। Competed side by side with a number of domestic players protected by tariff barriers and other impediments to the competition। तो बेसिकली क्या होता था, आपको साइड बाय साइड compete करना पड़ता था डिफरेंट डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ, आपको प्रोटेक्शन मिलती थी टैरिफ बैरियर्स की वजह से, जिसकी वजह से हर बंदा अपनी प्रोडक्ट को लेकर इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जाता था, तो कंपनीज भी इंटरनेशनली जाके बिजनेस। TNCs from the developing world cascading the first wave of TNC in the late 1970s and early 1980s from Latin America, South and West Asia. The path of Africa pushed towards the internationalization since they propose low cost advantage of labor and raw material typically found in the developing country situation। इन्होंने क्या किया जी, the basically 1970 से काम स्टार्ट हुआ और पहले it was started from the Latin America, फिर साउथ एंड वेस्ट एशिया से भी स्टार्ट हुआ, फिर अफ्रीका कुछ पार्ट्स में गया। तो दोज वर द पायनियर्स वन जिन्होंने इनिशिएटिव लिया किसका, टीएनसी बनाने का एक डेवलपिंग वर्ल्ड। फिर बात कर रहे हैं सेकेंड वेव जो इसकी आई, एक्सप्लेन मोर बाय पुल फैक्टर दैट हैव ड्रॉन दीज फर्म्स इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी। द सेकेंड वेव टीएनसी हैव मल्टीपल कनेक्शंस इन द ग्लोबल इकोनॉमी। और सेकेंड वेव का भाई जिसने लेटर ऑन आई, जिसने इसको सबको ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ माइल किया और इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी बना दिया। दे आर सेड टू बी ड्रिवन मोर बाय सर्च फॉर मार्केट्स एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। और वो क्या हुआ, दे आर मोर बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड सर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स थी, मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। फिर कहता है जी टीएनसी टिपोलॉजी, इसमें देखते हैं क्या होता है। देखते हैं कि किस तरह इसकी क्लासिफिकेशन की गई है, ताकि जिस तरह इसको टिपोलॉजी कहा गया है। तो पहले बात करता है ड्रैगन टीएनसीज की। ड्रैगन टीएनसीज कौन सी टीएनसी ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन होती हैं? A cluster of firms that emerged from the peripheral region of the global economy in a phase of catch-up industrialization as challenge to the existing large TNCs। Basically ये ऐसी cluster firms से emerge हुई होती हैं जो कि different regions में काम कर रही होती हैं, ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा होती हैं। और ये करते क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैचअप करने के लिए कि उससे बेनिफिट उठाने के लिए जाते हैं और वहाँ पे लार्ज टीएनसी जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं उनके लिए चैलेंज बन जाते हैं।
दे आर characterized by the ability to, अब इनकी abilities क्या क्या हैं काम करने की। इंटरनेशनलाइजेशन, वेरी रैपिडली एक्सीलरेटेड इंटरनेशनलाइजेशन, बिल्कुल ये रैपिडली इंटरनाइज करती हैं। फिर अनलिटिक ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन यूजिंग नेटवर्क स्ट्रेटजीज इन द इंटरनेशनलाइजेशन। अब इससे होता क्या है और एडवांटेज क्या मिलता है, अपनी इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन है, अपनी डिफरेंट नेटवर्किंग को यूज़ करते हुए, नेटवर्क स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हुए ये इंटरनेशनलाइजेशन का फ़ायदा उठाते हैं और इनोवेशन की तरफ जाते हैं। इनोवेट स्ट्रेटेजिकल एग्जांपल बाय एक्सप्लॉइटिंग फुली द अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड बाय द ग्लोबलाइजेशन। और फिर और किस तरह से इनोवेशन की तरफ जाते हैं, ये जितनी जो स्ट्रेटजीज होती हैं डिफरेंट सी, जो कि आपको एडवांटेज मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको मार्केट में, उन स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हुए, जो ग्लोबलाइजेशन आपको पर्क्स एंड बेनिफिट्स ऑफर करती है उनको कैश करते हैं ये लोग। बात करते हैं जी हम बोर्न ग्लोबल्स की। हम टीएनसी की क्लासिफिकेशंस को ही पढ़ रहे हैं फर्दर, और यू कैन से इसकी टाइपोलॉजी को पढ़ रहे हैं। फर्म्स दैट ऑपरेट्स एज ग्लोबल प्लेयर्स फ्रॉम इंसेप्शन, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सीलरेटेड स्पीड ऑफ एन एनहांस्ड स्कोप ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। जैसे कि ये बात कर रहा है कि जो पहले से ग्लोबली ही बनी होती हैं कंपनी, जैसे ईबे है, लोगिटेक है, और ये अब डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं। ग्लोबल नीश प्लेयर्स कौन से होते हैं? फर्म्स दैट आर ग्लोबल इन ओरिएंटेशन, हैविंग अ कमांडिंग पोजीशन इन अ नॉर्मली डिफाइंड नीश एरिया। जिसकी बात की जाए हुनाय में, है कि ये एक नीश पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके बनाई जाती है, जिसमें आप पर्टिकुलरली किसी एक सेक्टर को लेकर। माइक्रो टीएनसीज कौन सी होती हैं? A separate body of internationalization, SMEs that control and manage the value adding activities in more than one country through advanced market servicing such as international licensing agreements, international franchising, international joint ventures and foreign subsidiaries। एग्जाम्पल है आपके CMS, एनर्जी एंड न्यूट्रो। ये क्या चीज़ होती है बेसिकली? माइक्रो टीएनसीज क्या होती हैं? एक सेपरेट बॉडी होती है इंटरनेशनलाइज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कंपनीज की या बिजनेसेस की। ये काम क्या करते हैं? वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ करते हैं किसी डिफरेंट कंट्रीज में जाके, और मार्केट सर्विसिंग कर रहे होते हैं। इसे किस तरह किस पैटर्न में किया जाता है? इंटरनेशनल लाइसेंसेस की फॉर्म में, जॉइंट वेंचर की फॉर्म में, फ्रेंचाइजिंग की फॉर्म में, या फॉरेन सब्सिडीज बना के। स्टेट ओन टीएनसीज कौन सी होती हैं? कहता है एंटरप्राइजेज एंड देयर फॉरेन एफिलिएट्स इन विच द गवर्नमेंट हैज़ अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ऐसी कंपनीज जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन होती वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ही हैं, उनको स्टेट ओन टीएनसीज कहा जाता है। इसमें वॉक्सवैगन आ गई, जीडीएफ आ गई, और इस तरह की कंपनी। फिर बात कर रहे हैं जी, अब डिफरेंट हम थेरीज पढ़ने जा रहे हैं कि फर्म इंटरनेशनलाइजेशन की कौन कौन सी थेरीज हैं और इनका क्या मतलब है। ये क्योंकि थोड़ी सी लैंग्वेज इनकी ड्राई होने वाली है, उसकी रीज़न ये है कि थेरीज हैं, इनको हमें एज इट इज ही पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच की बात करता है। कहता है जी, फॉर्मुलेटेड बाय हैमर 1960, 68, 76 एंड किंडलबर्गर 1969 में बात की थी। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच की वो क्या थी? बिलीव दैट इट वाज थ्रू द पोजेशन ऑफ proprietary resources and capabilities that the TNC is used to generate a monopolistic और competitive advantage। अब ये बात कर रहे हैं जी, कहते हैं कि उस टाइम पे ये बिलीव था कि जो आपकी टीएनसी जो रिसोर्सेज पोजेस किए जाते हैं एक कंपनी के लिए, या जो कंपनी रिसोर्स को पोजेस करती है, जो उसकी कैपेबिलिटीज होती हैं वो काफ़ी होती हैं, वो यूज़ की जाती हैं एक मोनोपोलिस्टिक कंपनी बनाने के लिए, या फिर अपना कंपेटिटिव एडवांटेज बनाने के लिए। क्योंकि आप अगर अपनी कैपेसिटी, अपने रिसोर्सेज को ऊपर रहते हो, कंपेटिटिव एडवांटेज बनाते हो, तो वो उसको ब्रेक करना इतना ईजी नहीं होता। फिर बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शन कोस्ट अप्रोच की बात कर रहा है। कहता है जी, पायनियर्ड बाय कोर्स एंड पॉपुलराइज्ड बाय विलियमसन। अब इन्होंने क्या कहा था इसमें? व्यू इंटरनेशनलाइजेशन एज अ ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्स टू इम्परफेक्शन इन द इंटरमीडिएट गुड्स, नॉलेज एंड कैपिटल मार्केट्स। इनके मुताबिक जो इंटरनेशनलाइजेशन थी वो क्या था? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्स है इनपरफेक्शन का किस चीज़ में, एक मिडिल गुड्स में, और ऐसी गुड्स जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं जो कि हर जगह यूज़ हो रही हैं, किसी के लिए मैंडेटरी गुड्स हैं, या नॉलेज एंड कैपिटल मार्केट में, मीन्स ह्यूमन कैपिटल में भी। फिर इलेक्ट्रिक पैराडिम ओवल अप्रोच कहती है, प्रपोज बाय डनिंग ने की थी। कहता है जी, बिलीव दैट एफडीआई एज अ व्हीकल ऑफ अ फर्म इंटरनेशनलाइजेशन इज stated by a firm's possession of ownership। Specific advantage क्या हैं इसके? That it wants to exploit in foreign locations which it cannot profitably do
except through internationalization। तो बेसिकली ये क्या है, इट्स ऑल अबाउट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो कहता है जी ऐसी जगहों पे जाके, ऐसी फॉरेन लोकेशन में जाके इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ से आपको प्रॉफिटेबिलिटी इजीली निकाली जा सके, लेकिन वो प्रॉफिटेबिलिटी आपको इंटरनेशनलाइजेशन किए बगैर नहीं निकल सकती। फिर आईडीपी क्या था, इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट पाथ की बात की थी, प्रपोज बाय डनिंग 1981 में उन्होंने ये दिया था। और इसमें जी कहा गया था, postulates that internationalization is the outcome of industrialization or development with a parallel advance in the industrial and service sector। बेसिकली उसने कहा था जी कि जो इंटरनेशनलाइजेशन है वो क्या है, इस आउटकम है किस चीज़ का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का और डेवलपमेंट का। अब ये कैसे है, विद पैरेलल एडवांस इन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, जितना जितना आपका इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर एडवांस होगा, उतनी आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट होती जाएगी, बिकॉज इट गोज पैरेलल। फिर बात करते हैं जी हम लोग नेटवर्क पर्सपेक्टिव की। नेटवर्क पर्सपेक्टिव क्या कहता है, द अपसेला सीक्वेंशियल इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस मॉडल एंड अ नेटवर्क मॉडल बोथ एक्सप्लेन इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट एज अ सीक्वेंशियल लर्निंग प्रोसेस बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। बेसिकली इन्होंने बात की, नेटवर्क पर्सपेक्टिव में बात की कि जी हम जो चीज़ें कर रहे होते हैं, सीक्वेंशियल लर्निंग प्रोसेसेस जितने भी हैं, वो जितने एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है उनकी बेस पे होते हैं। जितने आपका एक्सपेरिमेंटल नॉलेज बढ़ता जाएगा, उतनी आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, उतनी आपकी लर्निंग। फिर बात करते हैं जी किस चीज़ की, इन्होंने बात की एल 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 हाइपोथेसिस की। Developed by John Metz, explained the rapid emergence of the later comer firms in 1990s in the term of parallel linkages developed in the global economy that firms leverage through exponential learning to gain a foothold in the interconnected global network। बेसिकली ये बात कर रहा है आपकी रैपिड इमरजेंस की, जो लेट कमर्स ने फर्म्स ने यूज़ किया 1990s में। अब 1990s में उन्होंने यूज़ किया किसके लिए, ग्लोबल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, यहाँ से लिंकेज बनाने के लिए। जो फर्म्स के लेवरेज थे, किसे एक्सपेरिएंशियल लर्निंग टू गेन फुटहोल्ड इन द इंटरकनेक्टेड ग्लोबल नेटवर्क, जितना भी आपका ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टेड था, उसमें से चीज़ें निकालने के लिए, फुटहोल्ड वहाँ पे बनाने के, अपने कायम करने के लिए, यहाँ वहाँ पे फर्म की लेवरेज को कायम करने के लिए। फिर बात करता है इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरल फ्रेमवर्क की। इट एक्सप्लेन द इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रेटजी ऑफ अ स्मॉल और मीडियम साइज फर्म्स एज वेल एज माइक्रो टीएनसीज फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड। बेसिकली ये बात करता है कि इंटरनेशनलाइजेशन की स्ट्रेटजीज की किन बेसिस पे, स्मॉल और मीडियम साइज फर्म्स के ऊपर, जिनको माइक्रो टीएनसीज भी कहा जाता है डेवलपिंग वर्ल्ड में से। अब इनफैक्ट मल्टीनेशनल्स which attack the world market with such vigor and innovative strategies of integration that they are dubbed as newcomers। अब वो strategies हैं जो कि नई आने वाली कंपनीज बनाती हैं, वो इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर फ्रेमवर्क में फॉल करती हैं, ठीक है। और जो वर्ल्ड मार्केट में आपके इनोवेटिव स्ट्रेटजीज होती हैं उन्हें टारगेट करती हैं। बेसिकली अगर इनोवेशन को ही टारगेट करेंगे तो ही न्यू कमर्स वहाँ पे सर्वाइव कर सकेंगे। अगर इसको टारगेट नहीं करेंगे, फिर न्यू कमर्स के लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर कहता है जी पेरेंटल नेटवर्क पर्सपेक्टिव की बात कर रहा है, द यूज ऑफ नेटवर्क इंक्लूडिंग बिजनेस ग्रुप्स एज इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक नेटवर्क्स ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज रिसोर्सेज मार्केट एंड टेक्नोलॉजीज। बेसिकली पेरेंटल नेटवर्क पर्सपेक्टिव क्या है, आप अपना नेटवर्क इंक्लूड करते हो अपने उस बिजनेस ग्रुप्स के लिए जिसमें स्ट्रेटेजिक नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलता है, रिसोर्सेज हैं, मार्केट एंड टेक्नोलॉजीज आपको बॉटम में मिलती हैं। फिर स्प्रिंग बोर्ड पर्सपेक्टिव क्या है, स्प्रिंग बोर्ड क्या होता है कि आप उस पर बाउंस करो उतना ही बाउंस बैक करता है। Explain the systematic and recursive behavior of firms to require critical resources to compete against the both domestic and global rivals of the international market। आप स्पेन बोर्ड perspective में जाते हो किसी चीज़ के लिए, अपने rivals को compete करने के लिए, either they are the global rivals or they are the rivals in the international market। So हम उनके ऊपर रहते हुए चीज़ों को compete कर रहे होते हैं, तो इसको हम स्प्रिंग बोर्ड perspective। फिर जी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल फर्म इंटरनेशलाइजेशन की बात कर रहा है, किसमें जी लीफ फ्रॉगिंग बिहेवियर है। अब लीफ फ्रॉगिंग बिहेवियर क्या होता है, यूज बाय द लेट एंट्रेंट्स टू कैच अप विद द कंपेटिटिव पोजीशन ऑफ अर्ली मूवर्स व्हाइल अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस एंड प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजिकल डिफियन। अब बेसिकली ये कहता है लीफ फ्रॉगिंग मेथड है, फ्रॉग क्या करता है बेसिकली पैटर्न को फॉलो करता है। तो ये भी वही कह रहा है आपको, ये लेट एंट्रेंट्स वाले यूज करते हैं कैचअप करने के लिए अपनी कंपेटिटिव पोजीशन को अर्ली मूवर्स के साथ। मेन जितने भी अर्ली मूवर्स हैं उनके साथ compete करने के लिए काम किया जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो रिस्क है उसको अवॉइड कर लेते हैं, किसको बोला,
टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस को अवॉइड कर लेते हैं, क्योंकि जो अर्ली मूवर्स हैं उन्होंने जो लेटेस्ट उस टेक्नोलॉजी यूज़ की वो उस टाइम तो लेटेस्ट थी, लेकिन जब आप एंटर हो रहे हैं तो टेक्नोलॉजी आप ले रहे हैं उससे एक स्टेप आगे बढ़ी। अब आपकी जो टेक्नोलॉजी एक स्टेप आगे है तो उनकी टेक्नोलॉजी एक स्टेप पीछे हो गई, तो उनको बेसिकली अब अपने आप को आपके लेवल पे लाने के लिए या अपग्रेड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जो पैसे वो उनको खर्च करने पड़ेंगे, आप वहाँ से स्टार्ट ही वहाँ से कर रहे हो। तो आप इसमें ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी को डिफ्यूज कर देते हो कि आप इसमें जो रिस्क के चांसेस हैं उनको मिनिमाइज कर देते हो। ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। आई नो द चैप्टर इज ड्राई, थोड़ा सा ये अजीबो गरीब सा है, लेकिन ये थेरीज हैं, हमें इसको पढ़ना है बस। सो इसको पढ़ने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसको लेक्चर को सुन लीजिएगा। बाकी फिर हम जब क्लास में आएंगे इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।